बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं उनका स्कोर कार्ड आ चुका है। स्कोर कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। आगे के प्रोसेस के लिए जो गाइडलाइन चाहिए थी बिहार सरकार के द्वारा वो जारी कर दी गई है और जैसे ही वेबसाइट के ऊपर आया तो मैंने इसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो इस पर बना दिया जाए ताकि आप लोगों का अच्छे से गाइडेंस हो जाए। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से समझ लेंगे कि किस प्रकार से आपका एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स होंगे और किस प्रकार से आप अपने कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा, तो पूरे अच्छे से वॉच करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा इस गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। ERC/NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र 22-24 में नामांकन के संबंध में विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्य के लिए आवश्यक सूचना। तो ये गाइडलाइन है और इसी गाइडलाइन को फॉलो करके जो भी काम होगा वो आगे किया जाएगा। तो आप समझ लें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तिथि है आप उसे समझेंगे और इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स को पहले आप नोट कर लें। महत्वपूर्ण तिथियां, प्रथम चयन सूची जारी करने के पश्चात पहला देखिए, आवेदन की तिथि है 21/10/2022 से 28/10/2022 तक। ये आवेदन की तिथि है। आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है। ये आपके काउंसलिंग के लिए आवेदन होगा। जैसे कि आपका भी स्कोर कार्ड आ गया, अब आपको क्या करना है, 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में आपको बिहार सरकार के वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। ये हो गया आवेदन की तिथि। इसके बाद है प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि। तो 9/11/2022 को 9 नवंबर को प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी और इस सूची में विद्यार्थियों के नाम होंगे, उनके कॉलेज के नाम होंगे और जिन जिन विद्यार्थियों का नाम इसमें होगा उनके साथ में जो कॉलेज दिए गए होंगे, आवंटित कॉलेज होंगे उनके, और वहाँ जाकर के उनको एडमिशन करवाना होगा। तो नामांकन की अवधि होगी 10/11 से लेकर के 16/11 तक। 10 नवंबर से 16 नवंबर तक आपके नामांकन की तिथि है। इसके बाद है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाना। इनको तो जैसे जैसे इनका एडमिशन होगा इनको डेली अप टू डेट करना होगा कि इनके कितने सीट फुल हो चुके हैं, कितने सीट बचे हुए हैं, जिससे कि आगे पता चलता रहेगा कि अभी कितना सीट बचा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग फिर से आगे सूची जारी की जाएगी। प्रथम चयन सूची के बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी, द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन होगा। उसके बाद भी अगर सीटें रिक्त रह जाएंगी तो तृतीय चयन सूची का प्रकाशन होगा। तो इसी प्रकार से जब तक सीट फुल नहीं हो जाता है, लास्ट में ऑन द स्पॉट एडमिशन तक ये प्रोसेस जाएगा। तो आप में से जितने भी लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करें, ताकि आपका काउंसलिंग जब एप्लीकेशन आपका रहेगा तभी आप जा कर के वहाँ एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला डेट है, विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि। स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या है, मान लीजिए कि प्रथम चयन सूची से आपका कहीं एडमिशन हो गया लेकिन उस संस्थान में आप नहीं जाना चाहते हैं, द्वितीय चयन सूची में आपका और बेहतर विकल्प आ रहा है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में स्लाइड अप की प्रक्रिया होगी और आप जब चॉइस भरिएगा शुरुआत में ही, तो उसमें आप वरीयता क्रम के अनुसार से अपने कॉलेज का नाम दीजिएगा। उसी अकॉर्डिंग से आपको स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने का मौका दिया जाएगा। इसका डेट है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक। तो देखिए डेट बहुत ही मैचिंग है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही नज़र गड़ा करके रखना होगा आप लोगों को। अगर जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड के अंदर, तो आज के बाद से एक एक दिन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको डॉक्यूमेंट्स सारा अप टू डेट रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए अगला डेट है, जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 17 से 18 नवंबर तक दी गई है। इसके बाद है द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि 23 नवंबर को दूसरा चयन सूची जारी किया जाएगा।
फिर द्वितीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 24 से 25 होगी। फिर तृतीय सूची जारी करने की तिथि 28 को होगी। फिर तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 29 से 30 होगी। इसके बाद जो बच जाएंगे सीटें वहाँ ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। हालांकि इसकी चर्चा नहीं की गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सीटें बचेंगी वहाँ ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। तो अब आइए फिर से शुरुआत से चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें। और अभी आपके पास 20 तारीख तक का समय, कल तक का समय है चीज़ों को अच्छे से समझ लेने का। इसके बाद आपको फिर लग जाना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इकट्ठा करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि 21/10 से 28 तक नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तिथि निर्धारित की गई है। पहला पॉइंट ये हो गया। अतः उक्त कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड में नामांकन हेतु इच्छुक एवं प्रवेश परीक्षा में शामिल आवेदक दिनांक 21 से 28 के बीच ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा भर करके पूर्ण की जाएगी। निबंधित मोबाइल संख्या पर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पर OTP डालने पर आवेदन स्वीकार होगा। छात्र छात्रा का ID, उनका रोल नंबर एवं पासवर्ड जन्म तिथि आधारित होगा। जो भी आपका रोल नंबर और जन्म तिथि है, यही दोनों के ऊपर आपका काम होगा आगे। आवेदन करने पर विद्यार्थियों हेतु समर्पित करने वाले उनके स्कोर कार्ड में रैंक, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिए गए संस्थान के विकल्प के आधार पर डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 9/11/2022 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 9 नवंबर को प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। और ये जो चयन सूची जारी की जाएगी, ये आप लोगों के द्वारा जब अप्लाई कर दिया जाएगा, तो अप्लाई करने के बाद देखा जाएगा कि कितने स्कोर कार्ड वाले बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके अकॉर्डिंग मेधा सूची बनेगी और वो कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। उक्त सूची में चयनित विद्यार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 16 तक नामांकन लिया जाएगा। नामांकन की अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष तथा शिक्षकेतर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन कार्य रविवार को भी किया जाएगा। इसलिए देखिए, दीपावली और छठ पूजा की जो छुट्टियां हैं वो इसमें ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये मान करके नहीं चलना है कि छुट्टियां हैं। हालांकि यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि अगर किन्हीं का CLC इश्यू नहीं है तो CLC इश्यू करवाने में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वहाँ पे आप एक अंडरटेकिंग दे करके कुछ समय ले सकते हैं, 1 आध महीने का टाइम मिल जाता है। आप बाद में भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जो जरूरी प्रमाण पत्र हैं वो अगर आपके पास तत्काल अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए एक अंडरटेकिंग लेकर के टाइम ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। उसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। ठीक है, तो नामांकन कार्य रविवार को भी किया जाएगा, छुट्टी के दिन भी किया जाएगा। सारी छुट्टियां इन लोगों की ख़त्म हो गई। डीएलएड में जितने भी कार्यरत लोग हैं, अब इनको पूरा फोकस डीएलएड के एडमिशन पे करना है। तो आप लोगों को भी समझ लेना है कि किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं है, सभी दिन काम होंगे और बिल्कुल 100% ये जो डेट निर्धारित किया गया, कैलेंडर निर्धारित किया गया है, इसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउंटरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे नामांकन की प्रक्रिया सुगम हो सके। वो सारे कॉलेज के अंदर की व्यवस्था होगी। डीएलएड संबद्धता कोषांग के माध्यम से ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन निर्धारित बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। सबसे पहला आपका देखा जाएगा स्कोर कार्ड। आपका जो प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड है उसको देखा जाएगा। उसके बाद डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प, आपको विकल्प दिए जाएंगे। न्यूनतम 3 और अधिकतम 30 विकल्प दिए जाएंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान लागू रहेंगे। तो आरक्षण के अकॉर्डिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बता दिया कि किस कैटेगरी में कितने सीट आरक्षित हैं और कितने सीट तक आपका सिक्योर पोजीशन है। ठीक है, कितने सीट तक एडमिशन हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है या फिर गवर्नमेंट में हो सकता है, इसके बारे में मैंने बिल्कुल अलग अलग सब कैटेगरी वाइज के बारे में बताया हुआ है।
तो अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा डीएलएड में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची दिनांक 9/11 को जारी की जाएगी, जिससे संबंधित महाविद्यालय के उनके लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा। कट ऑफ रैंक भी समिति के पोर्टल पर दिनांक 9/11/2022 को जारी किया जाएगा, जिससे आवेदक समिति के पोर्टल dled.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। ये वेबसाइट तैयार की जा रही है और अभी ये वेबसाइट अस्तित्व में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके लॉगिन आईडी में प्रथम सूचना पत्र भी जारी किया जाएगा, जिससे वो पोर्टल पर अपना आईडी एवं पासवर्ड डालकर देख सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनितों को एसएमएस भी भेजा जाएगा। तो एसएमएस के माध्यम से भी आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि आपका चयन सूची में नाम आ गया, आप एडमिशन के लिए संपर्क करें, जिस भी संबंधित विद्यालय में आपका नाम जाएगा। चयनित छात्र छात्रा संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करेंगे। अब देखिए, जिन लोगों का नाम आ जाएगा चयन सूची में, उनको क्या करना है, कैसे वो एडमिशन लेंगे। तो जिनके नाम के साथ जो अलॉटेड कॉलेज रहेगा, उनका जो नाम रहेगा, मान लीजिए कि किसी भी डाइट में आपका एडमिशन सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ के प्राचार्य से जाकर के मिलना है, वहाँ पर आप लेकर के जाएंगे उस रिसीविंग को। संबंधित डीएलएड कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य उक्त सूचना पत्र एवं डाउनलोड एवं प्रिंट किए गए सूचना पत्र, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अभिलेख। अब यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से मूल अभिलेख की आवश्यकता पड़ेगी, मूल प्रमाण पत्र की जरूरत क्या क्या पड़ेगी, आप इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहला 10वीं बोर्ड का अंक पत्रक, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन होता है कि सर एसएलसी या सीएलसी जो भी है वो हमारे पास अभी नहीं है। तो नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको निकलवाना पड़ेगा। एक अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं, 1 सप्ताह या 1 महीने का टाइम मिल जाता है, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आप एक अंडरटेकिंग लेकर के कि मैं इतने दिनों के अंदर अपना मूल महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र समर्पित कर दूंगा, अन्यथा की स्थिति में मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको टाइम मिल जाता है। तो कोशिश करें हालांकि अपनी ओर से कि आप अभी ही सीएलसी निकलवा लें। अगर आपका इंटर कंप्लीट है तो आप इंटर वाला सीएलसी दीजिएगा, और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया है, वे ग्रेजुएशन वाला देंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं नामांकन उनका हो चुका है, पार्ट 1 में है या फिर पार्ट 2 में है या फिर पार्ट 3 में है। तो जो पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है वहाँ के बाद से आपका, जैसे पार्ट 1 अगर आपका कंप्लीट है तो आपको पार्ट 1 का सीएलसी मिलेगा, पार्ट 1 पास आउट का सीएलसी दिया जाएगा आपको, और वहाँ के बाद आपका ग्रेजुएशन वहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर आप डीएलएड में आ जाएंगे, डीएलएड के स्टूडेंट हो जाएंगे। आप रेगुलर मोड से फिर ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। ये भी चीज़ें हैं जो टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको समझ लें। 12वीं परीक्षा का अंक पत्रक लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लगेगा। देखिए, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र बार बार यहाँ पे दिया गया है, जो कि गलत है। ये एक ही होगा और ये अधिकतम योग्यता का होता है। ठीक है, अधिकतम योग्यता का होता है। मान लीजिए कि आपकी अधिकतम योग्यता ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का सीएलसी लगेगा। यदि आपकी अधिकतम योग्यता इंटरमीडिएट है तो फिर आपको इंटरमीडिएट का सीएलसी देना होगा। अगर किसी ने एमए कर लिया है तो उसको एमए वाला देना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जो दिव्यांग है उनको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ था कि कितने डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं एडमिशन के दौरान, और बहुत पहले ही मैंने बना दिया था ताकि जितने भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो बहुत ही समय रहते हुए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना लें। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें भी जो डाइट के द्वारा मांगा जाता है उस लेटर के आधार पर मैंने सारा कुछ बताया हुआ था। तो कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित महाविद्यालय द्वारा मांगी जाए तथा उन प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित 2-2 प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो लेकर के संबंधित प्राचार्य से संपर्क कर अपना नामांकन कराएंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी 2 फाइल में रहना चाहिए और 5 आपका फोटो रहना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप एडमिशन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लें। एक ओरिजिनल कॉपी का हो जाएगा फोल्डर आपका, और 2 जो है फोटोकॉपी का। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं सबकी फ़ोटोकॉपी कराइएगा, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा और उसको 2 फोल्डर में उसको बढ़िया से रखिएगा।
और 5 आप अपना फ़ोटो लीजिएगा पासपोर्ट साइज का, और उसके बाद आपको जाना है एडमिशन के लिए। प्राचार्य नामांकन के पूर्व मूल से मिलान करके विद्यार्थी का नामांकन लेंगे एवं पोर्टल पर प्रशिक्षण संस्थान के यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना समिति को प्रतिदिन संध्या 5 बजे के उपरांत देना सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी कॉलेज में एडमिशन होता जाएगा उनका डाटा जो है समिति को यानी कि BSEB को भेजा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि निर्धारित तिथि दिनांक 10/11 से 16/11 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय या तृतीय चयन सूची में विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका नाम जो है सूची से हटा दिया जाएगा और फिर उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद है स्लाइड अप की प्रक्रिया। स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या है, आप इसे अच्छे से समझ लें। यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 10 से 16 तक पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी डाइट में आपका जो फेवरेट डाइट है उसको सबसे ऊपर रखा, लेकिन वहाँ आपका नामांकन ना होकर के किसी अन्य डाइट में हो गया और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एडमिशन इसी डाइट में हो, तो वैसी स्थिति के लिए स्लाइड अप प्रोसेस की सुविधा दी गई है और यहाँ यही किया जा रहा है, कहा जा रहा है परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते। इसमें आप जो आपने शुरुआत में जो ऑप्शन चुने होंगे कि मुझे इन कॉलेज में जाना है, ठीक है, नंबर 1 डाइट लखीसराय, नंबर 1 डाइट शेखपुरा, नंबर 3 डाइट नवादा, इस तरह से। और मान लीजिए कि आपका नंबर 3 के डाइट में एडमिशन हो गया, आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा नंबर 1 में हो, तो वैसी स्थिति के लिए स्लाइड अप की प्रक्रिया है और इसमें आप किसी नए विकल्प को जोड़ नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। जो आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया है उसी में से आपको चुनना होगा। स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की संभावना है, परंतु द्वितीय सूची में छात्र छात्रा का नाम चयनित होने के साथ ही उनका स्थान पूर्व आवंटित संस्थान की प्रथम सूची से रिक्त हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है, वैसे विद्यार्थी सत्र 22-24 के लिए DLED कोर्स में ऑनलाइन नामांकन हेतु पोर्टल पर सभी 307 प्रशिक्षण संस्थानों के स्वीकृत सीटों की संख्या के साथ प्रदर्शित सूची में रिक्त रहने की स्थिति में उनका नाम द्वितीय या तृतीय चयन सूची के लिए विचार किया जाएगा। यानी कि जिनका नाम पहली सूची में नहीं आ पाया है और उसके बाद प्रथम चयन सूची से नामांकन के बाद देखा जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं, उसके बाद उन रिक्त सीटों के विरुद्ध फिर से द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी पोर्टल पर पूर्व में सामान्य आवेदन प्रपत्र में सफलतापूर्वक भरे गए चयनित विकल्पों में यदि चाहें तो प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की निर्धारित अवधि के पश्चात रिक्त सीट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका प्रथम चयन सूची में नाम ही नहीं आया, ठीक है, नाम ही नहीं आया और उन्होंने जिन जिन कॉलेजों को शुरुआत में लिस्ट सिलेक्ट किया था वहाँ सीट फुल हो गया और नीचे कुछ ऐसे कॉलेज बचे हुए हैं जिसमें उन्होंने चयन नहीं किया था लेकिन वहाँ सीटें रिक्त हैं, तो वे उन कॉलेजों के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सुविधा दी गई है। अच्छा, इसके बाद है कि सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त जिलावार सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम, आवंटित महाविद्यालय कोड एवं स्वीकृत सीट की संख्या। तो ये सूची मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दी हुई है और दोनों को अलग अलग करके एक सूची में जितने भी कॉलेज हैं सभी के नाम हैं और एक सूची मैंने सरकारी कॉलेजों का अलग करके जितने भी सरकारी कॉलेज हैं 60 टोटल सरकारी कॉलेज हैं और उनमें जितने भी सीट हैं उनके नाम सब कुछ जो है अलग करके वो डाला हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप फिर से जुड़ते हैं और संख्या में जुड़ते हैं तो उसे दोबारा भेज दिया जाएगा
ताकि आप लोग बिल्कुल सुविधाजनक रूप से देख सकें कि सरकारी कॉलेज कितने हैं। इसमें सारा मिला हुआ है, सरकारी प्राइवेट इस सूची में सब मिला हुआ है, मैंने उसे अलग किया था। अब इसके बाद देख लेंगे ये सारे कॉलेज के नाम हैं। इसकी सूची पहले भी प्रकाशित की गई थी, तो उसी से मैंने छांट करके अलग कर लिया था। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। कुल सीटों की संख्या तो 30,700 है ही। 60 सरकारी कॉलेज हैं जहां की 9,150 सीटें हैं। उसके अकॉर्डिंग भी मैंने टोटल सीट वार संख्या बताई थी कि किस प्रकार से आपका सिक्योर पोजीशन हो सकता है, सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात मैंने पिछले भी वीडियो में कही थी, वहाँ भी मैंने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट पहले नियमावली प्रकाशित हुआ था 2022 में, उस डॉक्यूमेंट से देख करके मैंने बताया था। यहाँ भी उसी चीज़ को दोहराया गया है। नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क, ये जो शुल्क लिया जा रहा है ये आपका काउंसलिंग का शुल्क है, आप इसे याद रखेंगे। ये एडमिशन चार्ज नहीं है, एडमिशन चार्ज अलग से लिया जाएगा। और एडमिशन चार्ज क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि आपको ऑनलाइन अभी एप्लीकेशन जब 21 तारीख से आप कीजिएगा तो EWS, BC, EBC एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 500 रुपये देना होगा और SC, ST एवं दिव्यांगजन विद्यार्थियों को 350 रुपये देने होंगे। यहाँ पे आप देखिए नोट पॉइंट दिया हुआ है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में होगा, उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट, RTGS या नेफ्ट के माध्यम से समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को राशि भेज दी जाएगी। अतः कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, परंतु नामांकन के दौरान नियमानुसार नामांकन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क ही लेंगे। यानी कि आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए शुल्क लिया जा रहा है ये ले लिया गया। इसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे जो एडमिशन चार्ज है एवं अन्य जो चार्जेज हैं, अन्य चार्जेज कहाँ लगेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में लगेंगे। सरकारी कॉलेज में केवल आपका एडमिशन फ़ी लगता है, तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहता है। तो सरकारी कॉलेज का जो फ़ी है फर्स्ट ईयर के लिए सामान्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 11,500 रुपये होता है और SC, ST एवं PH कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 7,500 रुपये होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये आपका सरकारी कॉलेज का चार्ज है। बाकी प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाएगी तो प्राइवेट कॉलेजों का अलग हिसाब किताब है, वे अपने तरीके से एडमिशन फ़ी वगैरह लेते हैं। नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये प्राचार्य महोदय के लिए ज़्यादा जरूरी हैं। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट दिया हुआ है कि किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय DLED कोर्स संचालित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाए। अब देखिए क्या होता है, निर्धारित शुल्क तो कहा जा रहा है लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले मानेंगे तब ना। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी आगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प के संस्थान में चयन होता है तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप कॉलेज बदलते हैं तो कॉलेज बदलने की स्थिति में आपका सवाल होगा कि सर कॉलेज बदलेंगे तो क्या मुझे दोबारा एडमिशन फ़ी देना होगा, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों से कोई नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरी चयन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात अर्थात प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहां नामांकित रहेंगे उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्न रूपेण समीक्षा की जाएगी। कि देखा जाएगा कि अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाए। दूसरा है कि अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गई है। ठीक है, अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है तो उतनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। और अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज़्यादा है
तो अतिरिक्त राशि पूर्व के नामांकित संस्थान प्राचार्य द्वारा 1 माह के अंदर उस विद्यार्थी से प्राप्त किए गए नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित को अवश्य ही वापस कर दिया जाए। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी है जिसने प्रथम चयन सूची में अपना एडमिशन किसी कॉलेज में करवा लिया और द्वितीय चयन सूची में वो दूसरे कॉलेज में चला गया, तो प्रथम चयन सूची में जब उसे जिस कॉलेज को आवंटित किया गया था वहाँ पे एडमिशन करवाया, उसने पैसा दिया। अब द्वितीय चयन सूची में वो दूसरे कॉलेज में चला गया, तो क्या उसको वहाँ भी पैसा देना होगा? तो कहा कि नहीं, वहाँ उसको पैसा नहीं देना होगा, बल्कि प्रथम चयन सूची में जब उसने एडमिशन करवाया था तो देखा जाएगा कि उसका जो एडमिशन चार्ज है वो एप्रोप्रिएट था या ज़्यादा है तो उसे वापस किया जाएगा, अगर कम है तो उसे लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद उम्मीद है कि आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से पढ़ने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आगे पूरी कोशिश की जाएगी आप लोगों की हेल्प करने की। तो बने रहेंगे हमारे साथ, मिलते हैं फिर से अगले और नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।